हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को देखते हुए गॉड क्लासेस की तरफ से आपको कंप्लीट सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है कि आपने अगर देखा हो तो पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपका, वो आपका पूरा का पूरा कंटेंट गॉड क्लासेस पर अवेलेबल है। चाहे आप एमसीक्यूज़ की आप सीरीज़ देखो, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। केस स्टडीज़ की सीरीज़ है, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। और अब जो चल रही है ये वन शॉट सीरीज़ है, तो ये भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो कंटेंट पूरा है, बस आपको पढ़ाई करनी है और अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे मार्क्स लेकर आने हैं कि आप भी कहो कि यार मज़ा आ गया। आप तो कहो आपके साथ जो आपके पड़ोसी रिश्तेदार हैं वो भी कहें कि भाई काम बहुत बढ़िया करा है। तो उस मुहिम में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरा सपोर्ट करें, आप पूरा कंटेंट देने की कोशिश करें। बस आपको एक काम करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको लगातार बिना किसी रुकावट के इसी तरीके से मिलते रहें, बिल्कुल भी देरी ना हो। ठीक है, आज जो वन शॉट सीरीज़ है उसमें हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस यहाँ पर क्या होती है, क्या क्या इसके क्वेश्चंस होता है, क्या कंसेप्ट होते हैं, किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो सारा का सारा डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, प्लस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है, लेकिन वन शॉट का मतलब आप ये नहीं होता कि आपने वन शॉट देखा मैट्रिसेस खत्म। मैट्रिसेस कंसेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो खाली ये नहीं कि भाई वन शॉट देख लिया और मैट्रिसेस के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, हाँ, कंसेप्ट वाइज सारा कुछ समझाऊंगा अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आप जितना और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट और बेटर होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती है, किसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। तो मैट्रिसेस कहता है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को लिखते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के अंदर, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रो, और जब हम ऐसे लिखते हैं तो इनको बोलते हैं हम कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं, जितने मर्जी रोज हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे भाई इसके अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि m नंबर ऑफ रो हैं और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं aij, और इसके बेस में लिखते हैं हम m इंटू n। बेस में mn लिखने का मतलब है पहले हम लिख रहे हैं कि इसके अंदर रो है, और जो बाद में हम लिखते हैं हम बताते हैं कि भाई इसके अंदर कॉलम है। और यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है आई जे का मतलब होता है कि यहाँ पर कौन सी रो और कौन से कॉलम पर ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये एलिमेंट का ना एड्रेस आपको बताता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस एलिमेंट की बात करूँ, यहाँ लिखा हुआ है A22 का मतलब है कि ये सेकंड वाली रो के अंदर सेकंड नंबर का एलिमेंट है, यानी 2 नंबर गली में दूसरा मकान है, ये आपको ये बताता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि A31, तो इसका मतलब है कि आप तीसरे नंबर की गली में घुसोगे ना तो पहले वाला मकान इसी बंदे का है। तो ये जो आपका ना आपको उस एलिमेंट का एड्रेस बताएगा कि ये एलिमेंट इस पोजीशन का एलिमेंट है। और जब यहाँ पर आई और जे की हम वैल्यू की बात करते हैं, तो आई की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर स्टार्ट हो सकती है और m से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। m का मतलब जितनी उसके अंदर रो है, और j का मतलब होता है कि यहाँ पर j की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक होगी। n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो किसी भी मैट्रिसेस के अंदर जब भी आप मैट्रिक्स को आप डिनोट करोगे तो ये चीज़ें हमेशा वहाँ पर मेंशन होती हैं। कई बार हम नहीं भी लिखते हैं, कई बार ऑर्डर जो होता है हम जैसे सिंपल मैट्रिक्स लिख देते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स ये है। अब इसमें ऑर्डर कई बार मेंशन होता है, कई बार मेंशन नहीं होता। यहाँ पर मैट्रिक्स लिखी होती है तो आपको ऑर्डर लिखने की ज़रूरत कई बार नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पर 2 सिचुएशन आपको दी गई हैं, इन सिचुएशन में आपको ये फाइंड करना है, यहाँ पर इसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपको बनाना है। अब मैट्रिक्स फॉर्मेट में जब आप इसको बनाओगे तो बनाते समय इसकी जो स्टेटमेंट्स है उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़कर उसमें क्या रोज बनेंगी, क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर कहता है कि शलभ हैज़ 3 बुक्स, 2 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स, वाइल रश्मि हैज़ 1 पेन, 4 बुक एंड 5 नोटबुक्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्कूल बैग। अब उन दोनों के स्कूल बैग में जो जो चीज़ें हैं वो आपको इसने यहाँ पर बता दी कि ये चीज़ें इनके बैग में हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नाम ले लिया, पहले लिखा हमने शलभ। यहाँ पर आप नाम लिख दो कि भाई ये तो हम शलभ के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इनके बैग में हैं, इनके बैग में है बुक्स है,
पेन से और नोटबुक से। तो जब हम शलभ के बारे में कहेंगे तो हम कह रहे हैं शलभ के पास 3 बुक हैं, 2 पेन है और 3 नोटबुक है। और यही जो इन्फॉर्मेशन जो रश्मि के बारे में हम बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि रश्मि के पास 1 पेन है, 4 बुक है और 5 नोटबुक है। ये ध्यान रखना कि ऑर्डर कई बार जैसे यहाँ पर उल्टा सीधा करके ऑर्डर दिया हुआ है, तो आप सीधा ये मत करना उठाया आपने लिखा हुआ है 3 2 3, यहाँ लिखा 1 4 5, चलो जी क्वेश्चन हो गया। वो क्या दे रखी है वहाँ पर डायमेंशन, मतलब यो यूनिट किसकी दे रखी है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसी के नीचे उसको लिखना है। बस ये आपका मैट्रिक्स में हो गया। इसी मैट्रिक्स को आप अब इसमें ऑर्डर भी पूछ रहा है, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें हमने 2 रो ली हैं, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और इसके अंदर हमने 3 कॉलम लिए। तो ऑर्डर इसका क्या बना, पहले हमेशा ऑर्डर के अंदर लिखेंगे रो, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। मल्टीप्लाई नहीं करना इसे, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर दिखाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे पता चल जाएगा आपको इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें आप यहाँ पर 2 × 3 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6, लेकिन जब ऑर्डर को लिखेंगे तो बस इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे 2/3 करके, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो यहाँ पर ये कहता है, अच्छा ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये फर्स्ट वाली, अब हमने यहाँ पर ऐसे लिखी है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखोगे। आप अगर ये चाहते हो कि भाई नाम जो है आप ऊपर लिखना चाहते हो, नाम ऊपर लिख दो, और ये जो बुक्स पेन और नोटबुक है आप इसको ऐसे लिख दो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर लिखा हमने भाई ये शलभ है, ये रश्मि है, और यहाँ पर ये बुक्स हैं, यहाँ पेन है, यहाँ नोटबुक है। तो हमने यहाँ लिखा था 3 2 3 4 1 और 5, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जब तक कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना होना कि ऐसे ही आपको लिखना है, तब तक आपको जैसे मर्जी आपकी मन होगा, आप ऐसे लिखना चाहो या फिर ऐसे लिखना चाहो, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर कहता है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टाइसिस दिस इन द मैट्रिक्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये 3 वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, तो 4 - 1 4 - 1, ठीक है, 3 2 2 - 4, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो 4 - 1 3 2 2 - 4, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में आप दिखा दो, दोनों तरीके आपके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर कहता है कि इफ द मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर सच ए मैट्रिक्स कैन हैव। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। अगर 4 एलिमेंट उसके अंदर हैं तो उसका जो ऑर्डर है, पॉसिबल जो ऑर्डर है वो हो सकता है कि उसके अंदर 1 रो हो और 4 कॉलम हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो तभी भी 4 ही आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर 2 रो हो 2 कॉलम हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 4 रो हो और 1 कॉलम हो। तो इसमें से कोई सा भी ऑर्डर पॉसिबल है। इन सभी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 4 ही आ रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। अब ये एलिमेंट आपको दे रखा है aij, आपको ये दे रखा है i + 2j/5, और आपको 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। अब 3/3 की मैट्रिक्स का मतलब है कि 3 रो होनी चाहिए उसके अंदर और 3 कॉलम होनी चाहिए। तो एलिमेंट आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए a11, ठीक है, आपको चाहिए a12, आपको चाहिए a13। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a11 का मतलब क्या है कि i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। पहली गली में पहले नंबर का जो मकान है उसकी वैल्यू कितनी है वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर i की जगह आपको 1 पुट करना है, j की जगह आपको 1 पुट करना है। तो 1 + में 2 × में 1, तो ऐसा है ये 1 + में 2 × में 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 + में 1 3/5 आ गया। जब a12 निकालेंगे हम, थोड़ा सा इसमें गैप कर लेते हैं, a12 निकालेंगे तो इसका मतलब पहली वाली रो 1 कॉलम हो गया और 1 रो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर j की जगह आ गया आपके पास 2। तो आएगा 4 + में 1 5, 5/5 यानी आ गया 1। फिर a13 का मतलब i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 3, 2 3 6 + में 1 7/5। ऐसे फिर आप a21 निकालो। अब i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे।
2 + 2 4, A2 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2, 4 और 2 6, A2 3, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, फिर A3 1, यहाँ 3, यहाँ पर 1, 2 प्लस में 3 5, 5/5 1 हो गया, A3 2, 3 प्लस में 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, A3 3, तो 3 प्लस में 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो मैट्रिक्स क्या बनी, पहला एलिमेंट आया 3/5, फिर 1 और फिर 7/5, यहाँ 4/5, यहाँ 6/5, फिर 8/5, उसके बाद आ गया 1 7/5 और यहाँ आ गया जी 9/5। तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी इस तरीके से, चेक कर लो, 3/5 1 4 6 8 1 7 9, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर कि अब जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं वो क्या होती हैं। अब सबसे पहले है कि कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब नाम इसका क्या कह रहा है, कंपेरेबल है। कंपेरेबल मतलब कंपेयर कर लो भाई, ठीक है। कंपेयर कब करते हैं, किसी भी दो चीज़ में कंपेयर कब करते हैं, जब उनके अंदर सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक जैसा कि लगभग सेम चीज़ें होती हैं, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ सेम रो हो और सेम नंबर ऑफ कॉलम हो। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रो और कॉलम ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि दो जो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है उनको आप कंपेयर कर सकते हो, उसी को हम बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो मैट्रिक्स लिखता हूँ ऐसे, देखिए एक्स वाई जेड 1 2 3, कंपेरेबल में इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा तो ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स आता है। इक्वल मैट्रिसेस में हम उसको इक्वल तब बोलते हैं जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो और कॉलम दोनों सेम हो और उसके अलावा उनकी जो वैल्यूज़ है ना वो भी बराबर हो। जैसे हम यहाँ पर वैल्यूज़ कंपेरेबल तो यह है, ऑर्डर इसका और इसका ऑर्डर सेम है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट भी सेम कर दूँ, मान लो मैं यहाँ कर दूँ एक्स वाई जेड 1 2 3, ये मैट्रिक्स ए हो गई, एक मैट्रिक्स बी हो गई, एक्स वाई जेड 1 2 3, एक मैट्रिक्स मान लो सी है 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो इसमें से आप ए और बी को इक्वल कह सकते हो कि ए और बी के जो एलिमेंट है ना कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ जो पहला एलिमेंट है और यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो सेम है। तो ऐसे ही दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट सेम है, ये जेड है, ठीक है, ये 2 नहीं है। फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो ये सेम है। तो ए और बी दोनों मैट्रिसेस सेम है, लेकिन ए और सी दोनों कंपेरेबल हैं, या बी और सी दोनों कंपेरेबल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो ए इज कंपेरेबल मैट्रिसेस टू बी, या इक्विवेलेंट मैट्रिसेस भी आप बोल सकते हो। ये इक्विवेलेंट सी बी तो इक्वल है कि ए और सी दोनों आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं या फिर कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं। ऐसे बी और सी जो है ये दोनों भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि अगर जितनी भी इक्वल मैट्रिसेस हैं वो सारी कंपेरेबल मैट्रिसेस होती हैं। एवरी इक्वल मैट्रिसेस इज ए कंपेरेबल, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी कंपेरेबल मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अगर आपके पास इक्वल मैट्रिक्स दे दी तो वो कंपेरेबल भी हैं। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करोगे तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, एक रो होनी चाहिए, कॉलम उसके अंदर आप जितने मर्जी कर दो, ये एक रो है, इसके अंदर कॉलम आप जितने मर्जी कर लो, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, रो उसके अंदर आप जितने मर्जी कर लो। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स ये सारे एक ही नाम है, ठीक है। नाम एक, नाम अनेक, काम एक, ठीक है। काम इसका काम क्या है, इसका सब कुछ जीरो है इसके अंदर। कोई ऐसा काम नहीं है कि भाई जो आपको याद रखना मुश्किल हो, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ओ से।
जैसी मर्जी आप मैट्रिक्स लिख लो, बस वो रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाई यहाँ हमने 5 जीरो लिख दी गई, यहाँ मैट्रिक्स बन गई सर, ठीक है, यहाँ पर ऊपर 3 है तो यहाँ भी ऊपर नीचे 3 होनी चाहिए। तो इसको हम वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर, जैसे इसका भी नाम है, स्क्वायर का मतलब है कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब बोलेंगे कि मैट्रिक्स स्क्वायर है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में, जैसे मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर हो गई भाई, इसको हम बोलेंगे 2x2 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। और इसको हम बोलेंगे 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर 3 रो हैं और 3 कॉलम है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक चीज़ और समझते हैं हम कि यहाँ पर जो एलिमेंट आपने लिखे, ये वाले एलिमेंट, अब इन दोनों एलिमेंट का अगर आप एड्रेस देखोगे ना तो वो सेम एड्रेस। सेम एड्रेस का मतलब है कि इनके जो गली नंबर और इनका मकान नंबर दोनों सेम है। पहली गली में पहला मकान या दूसरी गली में दूसरा मकान है, इनको याद करना बड़ा आसान है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, पहली गली पहला मकान, दूसरी गली दूसरा मकान, तीसरी गली तीसरा मकान। तो जिसकी गली और जिसका मकान नंबर सेम होता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम? डायगोनल एलिमेंट। जैसे जब स्क्वायर फिगर की हम बात करते हैं तो फिगर में डायगोनल ऐसे भी होता था, डायगोनल ऐसे भी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें डायगोनल वही होगा जिसका मकान नंबर और गली नंबर सेम होगा, उसी को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। अब जब डायगोनल एलिमेंट की बात आ गई तो फिर हम उसके बाद बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब कुछ जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो हो। जैसे यहाँ पर लिखा हमने 2, 3 और 5, इसके अलावा ये भी जीरो, 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 ये भी जीरो। बस यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक जीरो हो, ऐसा हो सकता है कि 2 भी जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तीनों जीरो मत करना, तीनों जीरो का मतलब फिर वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। और उसके बाद फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो आपने डायगोनल मैट्रिक्स बनाई है इसमें अगर सारे के सारे डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो जाएं, बाकी सब जीरो रहना चाहिए, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इन तीनों एलिमेंट की वैल्यू 1 के बराबर हो तो इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, इसके मैट्रिक्स के कंसेप्ट में इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई से, ठीक है। या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या बोलेंगे इसे यूनिट मैट्रिक्स। और कई बार इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसे I3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और कई बार हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे I2, 1 0 0 1। और कई बार हम कुछ नहीं लिखते, बस I लिख देते हैं। तो हमें कौन सी मैट्रिक्स लेनी चाहिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस में जो बाकी मैट्रिक्स यूज़ हो रही है वो कौन सी है। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बाकी की जो मैट्रिक्स हैं वो 2x2 मैट्रिक्स हैं तो इसमें हम ये वाली लेंगे, और अगर बाकी मैट्रिक्स 3x3 हैं तो फिर हम ये वाली लेंगे। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कौन सी मैट्रिक्स लेनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, वो है ही। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, यानी 2a की वैल्यू -6 के बराबर होनी चाहिए, यानी यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो -3 होनी चाहिए। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर, यानी b + 1 की वैल्यू 13 है, तो b की वैल्यू आ गई 12। तो इस तरह से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये जो एलिमेंट है 2a + में b, इसको रखो आप 4 के बराबर, 2a + b = 4। ये पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ से a - 2b = -3 है, a - 2b = -3, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। 4c + में d की वैल्यू 24 है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और 5c - d की वैल्यू है 11। अब a b c d की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और b आ जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 2 × 2 = 4, 2 और ये आ गया 8। इसको हम कुछ नहीं करते तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ गया 5a
इधर से ये आ गया 5, तो ए की वैल्यू तो आ गई 1। अब ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो 2 बनेगा, 2 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ से भी ऐसे ही आप करो, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले वाली को ऐसे रहने देते हैं, इसको करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3d और ये 33, ये कैंसिल, 15 + 4 19, 4 3 7, 3 और 2 5, तो सी की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ 3 5 जा 15 करेंगे, इसको यहाँ लाके माइनस करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। उसके बाद आता है फिर ऑपरेशन करने अब हमें मैट्रिक्स के ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन में सबसे पहला होता है ऑपरेशन है भाई एडिशन। तो एडिशन आप तभी कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन तभी लगा सकते हो जब उसके अंदर सेम नंबर ऑफ ऑर्डर हो। अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, वो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करने के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये 2 3 4 5, और एक मैट्रिक्स और है हमारे पास 1 2 3 4। अब इन दोनों को अगर ऐड करना है तो ये वाले एलिमेंट को मैं इसके साथ ही ऐड कर सकता हूँ। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 4 9। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाती है इसमें, मान लो एक मैट्रिक्स है आपके पास ये 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको इन दोनों में से किसी के साथ भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जो दो एलिमेंट है चलो ये तो आप ऐड कर दोगे, ये 3 और 6 बेचारो इन्होंने क्या बिगाड़ा है, ठीक है, ये तो किसी के साथ ऐड नहीं होंगे। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को आप इन में से किसी के साथ भी ऐड नहीं कर सकते। तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के अंदर ये रूल कंपलसरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ठीक है, डिफरेंस में भी आप ऐसे ही करोगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है तो वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपको देखने। तो 2 में से -1 करना है, 1 आ जाएगा, 3 - 2 करेंगे ये भी 1 आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे ये भी 1, 5 - 4 करेंगे ये भी 1। बढ़िया मैट्रिक्स आ गई है। तो भाई चलो, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की। इसमें कहता है कि a + b करो या b + a करो, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और a + b का करने के बाद फिर उसमें c को ऐड करो, या फिर आप पहले b + c ऐड करके रख लो, फिर उसके बाद a को ऐड करो तो भी रिजल्ट बराबर रहेगा। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक जीरो मैट्रिक्स होती है ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट a + 0 = 0 + a, दोनों का सम करेंगे तो a के बराबर ही होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो जीरो होता है उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो आप लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट -a सच दैट a + -a = 0, या फिर -a + a करोगे तो वो भी 0 हो गया। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव आप उसके साथ ऐड करोगे तो आंसर हमेशा जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है और हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स, तो हम बोलेंगे -a। अगर मैट्रिक्स ही -a है तो हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स इज +a। a + b और a + c अगर दोनों बराबर दिए हुए हैं तो आप ये a से a कैंसिल कर सकते हो, b और c दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो। अगर आपने राइट में कैंसिल करा है तो उसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगर आपने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, मतलब जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मैट्रिक्स में नहीं है, वो बाहर है, तो बाहर है तो उसको बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास जो आंसर आता है किसी भी, मतलब इसमें ऑर्डर का कोई मैटर तो है नहीं, क्योंकि एक तो स्केलर नंबर है, दूसरी एक मैट्रिक्स है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे और उसको डिनोट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं k × में a। तो यहाँ पर अगर आपने कोई k है, लैम्डा है, m है, ना कोई भी स्केलर हो सकता है। तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कहता है कि अगर लैम्डा और म्यू हम दो स्केलर ले रहे हैं, तो अगर लैम्डा और म्यू को ऐड करके फिर हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लैम्डा को पहले a से कर दो, म्यू को a से कर दो, बाद में जाके ऐड कर दो, तो भी रिजल्ट उसका बराबर रहेगा। अगर हमारे पास एक स्केलर है और दो मैट्रिक्स हैं तो यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं लैम्डा a प्लस में लैम्डा b, तो भी रिजल्ट बराबर रहेगा। अगर लैम्डा और म्यू दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है तो पहले म्यू को मल्टीप्लाई करके बाद में लैम्डा मल्टीप्लाई करा, या फिर लैम्डा और म्यू को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बाद में एक से मल्टीप्लाई करा, या पहले
लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, फिर बाद में म्यू से कर, आप कैसे भी कर लो, ठीक है, ए बी बी ए जैसे मर्जी कर लो, आपका रिजल्ट जो है वो बराबर ही रहेगा। ऐसे अगर माइनस में मल्टीप्लाई करना है तो उसमें भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप पहले मल्टीप्लाई करके बाद में माइनस कर दो, या पहले माइनस करके बाद में मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी, और आपको ये कैलकुलेट करना है 2a। तो 2a का मतलब है a के जितने भी एलिमेंट हैं इन सबका डबल कर दो, आप सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये आ गया। दूसरे में कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी, ए और बी को तो प्लस करना है और सी को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3 + 7, और सी का एलिमेंट माइनस करना है, यानी -11। फिर दूसरा एलिमेंट आ गया यहाँ से 4 + 7 -2, फिर 0 + 2, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर -1 -11, और इसको माइनस करना है 2, यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस में 0 -0, 3 + 2 -1, 6 + 3 -1, यहाँ से आ गया आपके पास 1 -1, फिर -9, इधर से आ गया 2 + 4 -1। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास बना 7 3 10 में से 1 11 करेंगे तो -1, 7 4 11 -2 9 हो गया, 5 आ गया यहाँ पर, यहाँ -14, इधर आ गया 12, 3 2 5 5 -1 4, 6 + 3 9 9 -1 8, यहाँ से -9, यहाँ से आ जाएगा 5। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद फिर यहाँ पर कहता है कि 3b - a प्लस में 2c। अब आपको क्या करना है, जो b मैट्रिक्स है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 7 जा 21, ठीक है। फिर a को माइनस करना है, a हमारे पास ये है, इसको माइनस कर दिया। फिर 2c को प्लस करना है, c का डबल करके प्लस कर दो, यानी 11 2 जा 22। फिर ऐसे ही आप फिर करो, यहाँ पर 3b करेंगे तो 3 7 जा 21, इसको माइनस करना है, इसका डबल करके प्लस करना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6, इसको माइनस करना है, इसका डबल करके प्लस करना है, तो -6 ही रहेगा। फिर यहाँ 11 3 जा 33, इसको माइनस करो, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका डबल करके प्लस कर दो। इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसका डबल करके प्लस करेंगे, यही रहेगा। इसका 3 टाइम्स किया 6, इसमें से ये माइनस करो और इसका डबल करके प्लस कर दो। यहाँ पर इसका 3 टाइम करेंगे 9, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसका डबल करके प्लस करेंगे। फिर -3, यहाँ से ये माइनस करना है और इसका डबल करके प्लस करना है। फिर इसका 3 टाइम्स हो गया 12, -2 और +2। अगर डायरेक्ट लिखने में दिक्कत है तो फिर आप ऐसा करो, पहले 3b निकाल लो, फिर a तो है ही हमारे पास, 2c निकाल लो, और बाद में उन तीनों को फिर इस तरह से ऑपरेशन लगा दो, और इकट्ठे करना है तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। 21 में से 3 करेंगे 18, 18 और 22 हो गए 40। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 21 आ गया, उधर से वो कैंसिल हो गया, 4 और 1 5, 33 में से 5 माइनस करोगे तो -28, इधर -12, 6 और 2 8, 8 में से 3 माइनस करोगे 5, 9 और 2 11, -6 5, 18 में से 4 करेंगे 14 आ गया, और इधर से आ गया 12। तो ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास 40 21 0 -28 -12 5 5 14 और 12। यहाँ पर कहता है कि अगर x आपके पास ये है, y आपके पास ये है, तो आपको एक मैट्रिक्स z फाइंड करनी है, और z की वैल्यू मतलब रिलेशन ये है। तो 2x प्लस में y, तो 2x का मतलब हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें x प्लस कर y प्लस कर दो। इसको 2 से करेंगे 6 प्लस में y, इसको 2 से करेंगे 16 प्लस में ये आ गया, इसको 2 से करेंगे 8, फिर ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया। ये किसके बराबर था, 5z के बराबर है।
तो यहाँ पर आ गया 5z। तो -7, यहाँ 7, 16 - 1 15, 8 - 2 6, और ये जो 5 है ये आ जाएगा इधर। यानी जो z की वैल्यू आएगी 5 से अगर आप इन सबको डिवाइड करोगे तो -7/5, 7/5, 15/5 करेंगे तो ये आ जाएगा, और 6/5। तो ये बनेगी आपके पास मैट्रिक्स z। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि x और y आपके पास ये है, x - वे ये है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें जैसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे वैसे ही आप यहाँ पर करो। इन दोनों इक्वेशंस को लिखो, x + y ये दिया हुआ है, x - y ये दिया हुआ है, यहाँ से y कैंसिल, ये आ जाएगा 2x, इधर इनको ऐड कर दो, -1 प्लस में 5 4 हो गया, 13 - 8 5 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, 4 + 0 4 आ गया। अब 2 को यहाँ लाके डिवाइड कर दो इनसे, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5/2, इधर भी 5/2, इधर आ गया 2। ये तो वैल्यू आ गई x की। अब इस वैल्यू को चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो। मान लो मैं फर्स्ट में डालता हूँ, तो x की जगह मैंने ये डाला 2 5/2, 5/2 एंड 2 प्लस y इज इक्वल्स टू -1 13 2 एंड 4। अब जो ये वाली टर्म है, ये मैट्रिक्स है, इसको आप उस साइड ले जाओ, -1 13 2 और 4, तो उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ -1 है, ये -2, तो ये हो गया -3, इधर से 13 है, इधर से -5/2, तो 13 2 26, 26 -5 यानी 21/2। इधर से 2 - 5/2, तो ये बनेगा 4 - 5 यानी -1/2, 4 - 2 ये आ गया 2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी y की, ठीक है। x की वैल्यू आई है 2 5/2 2, और y की आ गई -3 21/2 -1/2 एंड 2। उसके बाद आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने एडिशन समझ लिया, हमने सब्ट्रैक्शन समझ लिया, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ लिया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मल्टीप्लिकेशन, वो आपको समझना है। इसमें क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है A और B आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट A B इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन A इज सेम एज द नंबर ऑफ रो इन B। यानी जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स के रो अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना सोचना छोड़ दो कि मल्टीप्लाई कर भी पाओगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स होगी आपके पास, ये मैट्रिक्स हो गई, तो यहाँ पर देखो ये n है और यहाँ पर ये n है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी यानी A इंटू B जो आएगी, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा जो इसकी रो है और इसका कॉलम है, यानी m/p। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे ऑर्डर पूछा कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले वाली मैट्रिक्स के रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, कई बार हमें ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं क्वेश्चन में कि इसको मल्टीप्लाई करना है इफ़ इट एग्जिस्ट, और हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। तो पहले आपको चेक कर लेना है कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं भी करता। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है उसको समझते हैं। जैसे ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इसमें कह रहा है कि AB भी निकालो और BA भी निकालो। तो यहाँ तो 2/2 मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर का कोई पंगा ही नहीं है चेक करने का, क्योंकि यहाँ 2/2 यहाँ 2/2 सभी कुछ बराबर है, तो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा। तो पहले AB को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ये कि आप पहले यहाँ से रो को लो, इस रो को लो पहले, तो इस रो को बारी बारी से दोनों कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से रो लेनी है, यहाँ से कॉलम लेना है। तो यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, तो 3 इंटू -9 तो ये बना -27, फिर 5 इंटू में 1 तो ये इसके साथ ही रहेगा। मतलब जब तक इस रो को इस कॉलम से आप कंप्लीट नहीं करोगे वो आपका एक ही एलिमेंट आएगा।
दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। दूसरा एलिमेंट आएगा जब आप फर्स्ट रो को इससे करोगे। तो 3 2 जा 6, 5 इंटू में 7 35। आपको पता भी चल जाएगा कि भाई आपको कौन सा एलिमेंट लिखना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट होता है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, यहाँ पर जो भी आएगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपको उसको यहाँ पर लिखना है। अब फर्स्ट रो का हमने दोनों कॉलम के साथ सॉल्व कर लिया। अब सेकंड रो पे आ जाओ। -4 इंटू -9 36, 6 इंटू में 1 6, -4 इंटू 2 -8, 6 इंटू में 7 -42। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो आ जाएगा -22, -29, 42 और -50। तो ये वैल्यू आ गई आपकी ए और बी की। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए को और बी को, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि बी ए बी निकालो आप। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई में क्या होता था कि आप 2 इंटू 3 कर लो या 3 इंटू 2 कर लो तो वो बराबर ही होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पर समझते हैं हम। अब यहाँ पर इसने बी ए बोला है तो पहले आपको बी को लिखना पड़ेगा, -9 2 1 -7, और ए को लिखेंगे हम 3 5 -4 एंड 6। तो -9 इंटू 3 -27, 4 इंटू में 2 -8, -9 इंटू में 5 -45, 2 इंटू में 6 12, 1 इंटू में 3 और 7 इंटू -4 28, 1 इंटू 5 -7 इंटू में 6 -42। तो ये आ गया -35। इधर से करोगे आ जाएगा -33, 28 प्लस में 3 31, और ये आ जाएगा -37। तो बी ए की वैल्यू आ गई आपके पास -35, -33, 31 और -37। अब देखो ये ए बी आया था, ये बी ए आया था, तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी होती है, आगे जाके हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे कि ए बी और बी ए ये दोनों बराबर नहीं होते हर कंडीशन में। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है जहाँ पर हो सकते हैं बराबर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इज़ ए बी और बी ए आर इक्वल, तो आप आंसर देंगे नो, इट्स नॉट इक्वल। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते, कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से करो, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके रख लो, फिर ए को बी सी से करो, ऑर्डर का ध्यान रखना है, ए पहले ही होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर आएंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। अगर हम आई को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें किसी भी मैट्रिक्स से, तो वो हमेशा वही मैट्रिक्स रहती है। आई का काम क्या होता है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में 1 का काम होता है, 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें, कुछ फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता ना। तो ऐसे ही अगर आइडेंटिटी को हम किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी, ए इंटू में बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी आप निकालो। अगर ए बी और ए सी दोनों बराबर दिए हुए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बी और सी भी बराबर हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एडिशन में होता है बराबर, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। लैम्डा को ए बी से मल्टीप्लाई करो, या लैम्डा को पहले ए से करके फिर बी से करो, या लैम्डा को बी से करके फिर ए से कर लो, तो भी रिजल्ट बराबर ही रहेगा। अगर ए और बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए 0 है या बी 0 है। हो सकता है कि उसमें एलिमेंट ऐसे बन जाएं कि उनको आप सिंप्लीफाई करने पर वो 0 आ जाए। तो ए बी अगर 0 है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए या बी उसमें से कोई 0 होगा। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और मे नॉट। अगर ए बी एग्जिस्ट करता है, ए बी पॉसिबल है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा। हो सकता है वो ना भी मल्टीप्लाई हो। अब 3/3 का मल्टीप्लिकेशन और समझ लेते हैं। 2/2 का तो हमने समझ लिया। अब 3/3 में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो पहली रो है उसको, कंसेप्ट वही रहेगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, और जब तक रो को कॉलम से आप कंप्लीट ना कर दो उसको छोड़ना नहीं है। देखो 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू में 9 -9, 2 इंटू में 6 12। अब ये पहली रो पहले कॉलम से होगी तो आपके पास ये एक एलिमेंट बन जाएगा। अब दूसरे कॉलम पर आओ, 1 इंटू 0, -1 इंटू 3, 2 इंटू में 1, फिर 1 इंटू में 1, -1 इंटू -3,
2 इंटू में -2। अब पहली रो को हमने तीनों कॉलम से कर दिया बारी बारी से, 3 एलिमेंट हमारे आ गए। अब दूसरी रो का मतलब दूसरी रो के एलिमेंट स्टार्ट हो गए, ठीक है। 0 इंटू -2, 2 इंटू 9, 3 इंटू में 6, 0 इंटू 0, 2 इंटू 3, 3 इंटू -3 इंटू में 1, 0 इंटू 1, 2 इंटू -3, -3 इंटू में -2, 3 इंटू -2, -2 इंटू -9 और +9, 4 इंटू 6, 3 इंटू 0, -2 इंटू 3, 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, -2 इंटू -3, 4 इंटू में 2। अब इसको सॉल्व करते, 11 और -12 और -11 1 आ गया, -3 + 2 -1 आ गया, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, 6 -3 3 आ गया, ये 0 आया, यहाँ से ये भी 0 आ गया, -6 + 4 -2 आ गया और ये भी 0 आ गया ना। 6 और 3 9, 9 में से 1 8, ये आ गया 1। तो इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि गिवन दैट x, y, z, w और p इन सब के ऑर्डर भी यहाँ के बेस में लिखे हुए हैं। अब आपसे कहता है कि फॉर n, k and p सो दैट 3py 2wy इज डिफाइंड। आपको कंडीशंस बतानी है, क्या इसमें कंडीशंस हमें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे कि 3py और 2wy दोनों डिफाइन हो जाएं। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर py को, ये py डिफाइन कब होगा। py मतलब p और y का मल्टीप्लिकेशन। तो p और y का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो p का ऑर्डर है p बाई के और y का ऑर्डर है 3 बाई के। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से k और 3 ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि k और 3 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इससे जो हमारे पास py आएगा उस py का ऑर्डर बनेगा p बाई के, ठीक है। अगर मैंने स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन होने से उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर आप 3 लगाओ मत लगाओ कुछ उसका फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद फिर है WY, W का ऑर्डर है हमारे पास n/3, y का ऑर्डर है 3/k। तो यानी 3 और 3 यहाँ तो दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी n इंटू में k, ये इसका ऑर्डर आ गया। इसके साथ फिर आगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को आप लगा दो यहाँ पर। अब हमें इन दोनों को करना है प्लस। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड कर सकते हो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें यानी 3py और 2wy, ये एग्जिस्ट तब करेगा जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि ये तो देखो k है कॉलम पे, तो यहाँ पर p और n है। तो इसका मतलब ये दोनों अगर आपने मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपको अगर ऐड करना है तो उस केस के अंदर p और y को p और n को बराबर होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये है। तो हमारे पास 2 कंक्लूजन आए पहले पार्ट में कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और p और n दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये हमारा आंसर बना फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में कहता है कि 2x - 3z। तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, बस x और z को आपस में माइनस करना है। उसके साथ में स्केलर लगा हुआ है तो स्केलर से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो x का ऑर्डर क्या है हमारे पास, x का ऑर्डर है 2 और n और 3z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 2p, तो 3z का भी वही रहेगा। तो ये दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो इनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो ये 2 है ये भी 2 है, तो यहाँ से n और p है, यानी यहाँ से n और p दोनों बराबर होने चाहिए। तो सेकंड वाले पार्ट में सिर्फ n और p दोनों बराबर होंगे तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और p और n दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स ए डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसकी पावर भी निकाल सकते हैं, यानी ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप नहीं निकाल सकते। और इसको हम निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए कह रहा है कि अगर आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो आप लिखो ए इंटू ए क्यूब की वैल्यू निकालते हो तो आप लिख सकते हो ऐसे ए स्क्वायर इंटू में ए की पावर 4 की वैल्यू निकालते हो तो आप लिख सकते हो ए की पावर 3 इंटू में। इस तरीके से आप इनकी पावर को सॉल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होगा कि आप ए के जो एलिमेंट है उन सबका स्क्वायर कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ए स्क्वायर का मतलब है आपको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि आपको एलिमेंट का स्क्वायर कर देना है। ए की पावर m और ए की पावर n है तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज़ करके ए की पावर m प्लस n कर सकते हो। ए की पावर m फिर उसकी पावर n है तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर mn। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर तो कितनी भी हो, जैसे 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, ऐसे आइडेंटिटी की पावर कितनी भी आ जाए वो i ही रहता है, आइडेंटिटी ही रहता है। किसी भी पोलिनोमियल को अगर आप मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते हो, जैसे ये आपके पास एक पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, इसको अगर मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो ये सारी टर्म मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए। तो अगर हमने मैट्रिक्स ली A तो x की जगह यहाँ पर A आ गया, x की जगह यहाँ पर A आ गया, लेकिन यहाँ तो x था नहीं तो ये तो कांस्टेंट टर्म है। लेकिन मैट्रिक्स में जब आप लिखोगे तो कांस्टेंट तो कुछ नहीं लिखना आपको, तो यानी वहाँ पर आपको इसको जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको i के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अब जैसे ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर भी जैसे ए स्क्वायर की हमें ज़रूरत है, ए स्क्वायर की ज़रूरत है तो ए स्क्वायर का मतलब होगा कि ए इंटू में ए करना है। सीधा सीधा आप ये मत कर देना कि ए का स्क्वायर कर दो 4 या 9 या 1 या 4, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो 2 इंटू में 2 4 और 3 इंटू में 1 3, तो 4 प्लस में 3 7 हो गया। इधर से करेंगे 2 इंटू 3 6, 3 इंटू में 2 में 6, तो 6 प्लस 6 12। इधर से करेंगे 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 4 आ गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस में 3 7, तो ये बन गया आपका स्क्वायर। फिर कह रहा है कि आपको 4a की रिक्वायरमेंट है, तो a के जो एलिमेंट है उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब यहाँ खाली i लिखा है तो आपको i2 लेना है यहाँ पर 1 0 0 1, क्योंकि ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब कह रहा है कि इसको आप प्रूव करो कि इसका जो सम है ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो निकाल के देखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में i। ए स्क्वायर की जगह रखा हमने 7 12 4 7, 4a की जगह रखा हमने 8 12 4 8, और i की जगह रखा हमने 1 0 0 1। अब देखो 7 प्लस में ये हो गया -8 और +1, 12 माइनस 12, 4 माइनस 4, 7 माइनस 8 और +1। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो सारा 0 आ रहा है, यानी ये बन गया नल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैट्रिक्स में वो आता है ट्रांसपोज। कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज के अंदर बस क्या करना है आपको, जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है वो रो बना दो, उल्टा पुल्टा कर दो, ठीक है। जो रो में लिखे हुए थे उन सबको कह दो कि भैया आप कॉलम में चले जाओ आप, और जो कॉलम में लिखे हुए थे उनको कह दो आप रो में ले चले जाओ, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए या तो हम ए डैश का यूज़ करते हैं या फिर ए ट्रांसपोज का यूज़ करते हैं, ऐसे टी का, ए की पावर टी। तो जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या करो, ट्रांसपोज करने के लिए आप 1 2 3 को कॉलम में ले आओ, 4 5 6 को दूसरे कॉलम में ले आओ, ये बन गया ये ट्रांसपोज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप ट्रांसपोज का फिर दोबारा से ट्रांसपोज कर दोगे तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ए प्लस बी या ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो आप ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर बी का ट्रांसपोज निकालो, और उनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। अगर के इंटू में ए ट्रांसपोज कर रहे हो तो अगर आपने ए ट्रांसपोज इंटू में के कर दिया तो भी बात सेम ही है। ए बी का ट्रांसपोज आप करते हो तो पहले बी ट्रांसपोज करना है फिर ए ट्रांसपोज करना है। मल्टीप्लाई में ना उल्टा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स लॉ।
चाहे इसमें एक हो और दो मल्टीप्लाई में हो, चाहे तीन हो या चार हो। जैसे ए बी सी का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, तो पहले आप सी का ट्रांसपोज करोगे, फिर बी का ट्रांसपोज करोगे, फिर ए का ट्रांसपोज करोगे, ऐसे लिख दोगे। रिवर्स में कर देना है बस। अब जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज निकालने पर मैट्रिक्स में कोई भी चेंज ना हो, अगर आपने ट्रांसपोज निकाला और कोई भी चेंज ना आए, मैट्रिक्स वही की वही आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज निकालने पर अगर ये -a के बराबर आ जाए, यानी मैट्रिक्स तो वही रहे लेकिन साइन चेंज हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, ये हमेशा आपके 0 के बराबर होंगे। अगर एक मैट्रिक्स आपके पास लिखी है ऐसे, मान लो ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 2 5 6 3 6 5। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इस पहली रो को मैंने ऐसे लिख दिया, दूसरी रो को मैंने ऐसे लिखा, तीसरी रो को मैंने ऐसे लिखा, तो यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो स्क्यू सिमेट्रिक में आप लिखोगे तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर ये 0 ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लिखो आप, यहाँ 2 है, यहाँ -2 लिखो, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 लिखो, यहाँ -6 है तो यहाँ +6 लिखो। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना, तो आपके पास मैट्रिक्स तो सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0 2 5 ऐसे आ जाएगा, -2 0 -6 -5 6 और 0, ये मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो यहाँ पर 0 -2 -5 था, यहाँ पर +2 +5 हो गया, यहाँ पर ये दोनों प्लस थे, यहाँ ये दोनों माइनस हो गए, यहाँ ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर ही होंगे। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a' करोगे आप तो वो सिमेट्रिक बनेगा, और a - a' करोगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। किसी भी मैट्रिक्स को आप एक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे करना है, उसके लिए आपको हाफ ऑफ a + a' निकालना है, हाफ ऑफ a - a' निकालना है, क्योंकि a + a' करने पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और हाफ कर देंगे तो भी सिमेट्रिक तो रहेगा ही वो, और a - a' करने पर वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, उसका हाफ करोगे तो तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। यहाँ पर a आपको दिया हुआ है, b दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स दिस। तो a ट्रांसपोज निकालो पहले। तो a ट्रांसपोज का ये जो पहली रो है पहले कॉलम में लिख दिया, फिर चाहिए 2b, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और अब इन दोनों को आपको करना है माइनस। तो 2 में से यहाँ माइनस करेंगे तो ये तो पहले से ही माइनस है, तो 1 - 6 3 - 10 -4, और ये पहले से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 - 5 -7 और 4। ठीक है, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि P आपको ये दे रखा है, देन वेरीफाई दिस, इसको वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री देख के ना परेशान मत होना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसा कहीं बुक में दे रखा है, मैंने यहाँ पर जानबूझ के ले लिया है ताकि अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आ भी जाती है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी आएगी जो आपकी 10th लेवल तक की होगी। उसके जो छोटे छोटे फार्मूले थे ना वो आपको याद होंगे, आई होप याद होंगे, तो उसको आप सॉल्व कर लोगे। वैसे तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आई भी तो ऐसी नहीं आएगी कि आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। तो यहाँ पर कह रहा है कि P ट्रांसपोज को आप P से मल्टीप्लाई करो, तो P तो आपके पास ये है, ट्रांसपोज P ट्रांसपोज को P से मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज को लिखो पहले, इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो cos x इधर आएगा, sin x इधर आएगा, माइनस sin x इधर आ जाएगा, और cos x इधर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको P से, cos x sin x माइनस sin x और cos x, इसको मल्टीप्लाई करो। ये कह रहा है कि ये i के बराबर आएगा, इसको वेरीफाई करना है। तो cos x इंटू cos x, ये बन गया cos स्क्वायर x, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, sin इंटू साइन साइन स्क्वायर x। अब दूसरी कॉलम पे चलते हैं, cos x इंटू में sin x,
फिर यह माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी अगर आपको याद हो 10th क्लास में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है 1 के। ये दोनों एलिमेंट आपके सेम आ गए, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, बात तो एक ही रहेगी क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है ये। तो यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ गया। ऐसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0 आ गया, ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ए और बी दो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप की होगी। ए सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी के बराबर होगा बिकॉज ऑफ दिस। अब हमें उस मैट्रिक्स को बताना है कि वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो आपको उसका ट्रांसपोज निकाल के देखना है कि ये क्या आएगा। इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। अब ट्रांसपोज में जब आप लगाएंगे तो पहले प्रॉपर्टी लगाओगे सब्ट्रैक्शन वाली। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो पहले मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज होता है, फिर दूसरी मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर पहली मैट्रिक्स ये ए बी है, इसका ट्रांसपोज, और यहाँ पर बी ए का ट्रांसपोज। अब जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगानी है, रिवर्स लॉ लगाना है। तो पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज, यहाँ पर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो वो बी के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए के बराबर होता है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। अब जो मैट्रिक्स आपके पास पहले थी ना, देखो वही मैट्रिक्स बनी है। ये बी है, यहाँ पर बी ए आ गया, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी आ गया। बस फ़र्क क्या आ रहा है, उनके साइन चेंज हो रहे हैं। तो साइन अगर चेंज हो रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए। तो हमने देखा कि हमने जब ट्रांसपोज करा इस मैट्रिक्स का तो हमारे पास मैट्रिक्स तो वो सेम ही आ गई है, लेकिन माइनस साइन के साथ आई है। अब माइनस साइन के साथ आती है तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर जो भी हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम एक मैट्रिक्स को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। ये ए है आपके पास, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो। 1 2 3 -4 -1 0 3 5 और 1। अब आप निकालो ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को प्लस कर दो। 1 + 1 2, 2 - 4 -2, 3 + 3 6, 2 - 4 -2, -1 -2 और 5 + 0 5, 3 + 3 6, 0 + 5 5, 1 + 1 2। उसके बाद फिर इसका हाफ करना होता है हमें, इसका हाफ करो। इसको नाम दे लेते हैं हम p। तो हाफ करने पर ये आ गया 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1। अब आप ये चेक करके बताओ कि ये जो p मैट्रिक्स आई है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो आप। तो 1 -1 3 ऐसे लिखेंगे, -1 -1 5/2 3 5/2 और 1। अब देखो इन दोनों में कोई चेंज हुआ, 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 1। तो इसका मतलब p जो है वो सिमेट्रिक है। अब ऐसे ही आप q निकालो। q निकालने के लिए आपको चाहिए a माइनस a डैश। तो a में से इसके ट्रांसपोज को माइनस करना है, तो 1 -1 0 2 और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 - 3 0 -4 और -2 -6
-1 +1 0, 0 -5 -5, 3 और -3 0, 5 -0 5, 1 -1 0। इसका हाफ निकाल लो, उसको नाम दे देंगे Q। 0 3 0 -3 0 -5/2 -0 5/2 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, आ गया 0 3 0, इसको कॉलम में लिखो, -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। अब यहाँ पर देखो एलिमेंट तो सेम आए होंगे, साइन चेंज हो गया होगा। इधर 0 -3 0 था, इधर 0 +3 0 हो गया। यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, यहाँ पर ये दोनों माइनस में हो गए। यहाँ 5/2 माइनस में, वहाँ पर 5/2 प्लस में हो गया, मतलब ये बन गया -Q। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई, एक P और एक Q, और वो दोनों में से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब कह रहा है कि उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है A, वो बन जाएगी। उसको हमें बना के दिखाना है। तो P और Q को ऐड करो आप। तो P हमारे पास ये आया था हाफ करने के बाद, 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1। और Q हमारे पास ये आया, नीचे जो लिखा है हमने, 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। अब करो आप इनको ऐड, 1 + 0 1 आ गया, -1 + 3 2 आ गया, 3 -0 3 आ गया, -1 और -3 -4 हो गया, -1 + 0 5/2 -5/2 0 3 + 0 5/2 यानी 10/2 मतलब 5 हो गया, 1 + 0 1। अब ये देखो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स बनी नहीं बनी, 1 2 3 ये आ गई, -4 -1 0 3 5 1। तो यानी हमारे पास ये बन गया। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। और इसी के साथ ही जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट था वो हमारा हो गया फिनिश आज की इस वीडियो में। तो इसी तरह के जो वन शॉट्स हैं वो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताते रहो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। आप लोगों तक जो कंटेंट है वो बेटर से बेटर पहुंचाने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।